हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए न्यू चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है परमाणु एवं अणु। तो दोस्तों मैं चैप्टर नंबर 2 तक आपको पहले ही करा चुका हूं। अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी है तो मैं इसका लिंक आपको आई बटन में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप सेकंड चैप्टर तक अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। दोस्तों इसी के साथ साथ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और लास्ट तक जरूर बने रहें दोस्तों, क्योंकि आपको यहाँ पे ऐसा कंटेंट मिलने वाला है जिससे आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों आप हमारे साथ बने रहें, ये वादा है कि आपके बोर्ड में यानी कि क्लास 9th में आपके बहुत अच्छे मार्क आएंगे। मैं आपको बहुत अच्छे से साइंस यहाँ पे कंप्लीट कराने वाला हूँ, साथ साथ आपको मैथ की भी आपकी क्लासेस कंटिन्यू चलने वाली हैं। तो दोस्तों साथ में बने रहें। तो चलिए आज पढ़ते हैं न्यू चैप्टर परमाणु एवं अणु। परमाणु क्या होता है दोस्तों, अणु क्या होता है, चलिए इस चैप्टर में हम अच्छे से समझने वाले हैं इस चैप्टर के बारे में। तो दोस्तों क्या होता है परमाणु, सबसे पहले मैंने आपके लिए ये यहाँ पे डेफिनेशन ही लिख के रखी है कि परमाणु दोस्तों क्या होता है। परमाणु मतलब एटम क्या चीज होती है। दोस्तों महर्षि कनाड के अनुसार यदि हम पदार्थ को अविभाजित करते जाएं, मतलब हम कोई भी पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते जाएं, छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे, तो हमें उसके छोटे छोटे मतलब दोस्तों यहाँ पे एक पदार्थ लिया गया जिसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ पर तोड़ता जाता हूँ, विभाजित करता जाता हूँ, तो मुझे क्या है छोटे छोटे कण यहाँ पे प्राप्त होते जाएंगे और अंत में एक सीमा आएगी जब कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। तो दोस्तों अंत में एक सीमा आती है जहाँ पर एक छोटे छोटे कण है, अब आपको इतने छोटा कण को तो आप पुनः से विभाजित नहीं कर सकते दोस्तों। तो अंत में एक सीमा आने वाली है जहाँ पर आपके कण पुनः विभाजित नहीं होंगे। इसी अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को हम क्या कहने वाले हैं, एटम यानी कि परमाणु कहने वाले हैं दोस्तों। इसी अविभाज्य मतलब जो कण किसी से भी विभाजित ना हो, महर्षि यहाँ पे महर्षि कनाड के अनुसार जो कण किसी से भी विभाजित ना हो उन्हें क्या बोलते हैं, एटम। सभी द्रव्यों की संरचनात्मक इकाई परमाणु कहलाती है दोस्तों। कोई भी द्रव है तो उसकी जो संरचनात्मक इकाई है मतलब स्ट्रक्चरल यूनिट जो भी है दोस्तों यहाँ पे वो क्या होने वाली है, परमाणु होती है, जो अंततः छोटी होती है। क्या होती है, इतनी छोटी होती है कि उसे आप फिर से विभाजित नहीं कर सकते। यहाँ पे सेकंड पॉइंट दिया गया है, परमाणु का आकार नैनोमीटर मतलब nm में नापा जाता है दोस्तों। ये इतनी छोटी होती है कि इसका आकार नैनोमीटर में नापा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और भी अच्छी चीजें पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने यहाँ पे एटम का स्ट्रक्चर लेके रखा है जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि एटम होता है क्या है। दोस्तों एटम इस प्रकार का होता है दोस्तों, जहाँ पे बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यहाँ पे जो प्लस वाले हैं दोस्तों इसको क्या बोलेंगे, अपन लोगों ने प्रोटॉन बोला है, प्लस वालों को प्रोटॉन। और जिस पर कोई भी चार्ज नहीं होता दोस्तों, जो भी न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन। क्या बोलते हैं दोस्तों, न्यूट्रॉन। जिस पे कोई भी चार्ज नहीं होता, जिस पे प्लस चार्ज होता है उसे हम प्रोटॉन बोलते हैं, और जिस पे माइनस चार्ज होता है दोस्तों उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन। साथ साथ आप हमारे साथ साथ दोस्तों नोट भी करते रहिएगा, नोट्स भी बनाते रहिएगा, जैसे आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट्स होंगे दोस्तों। एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर होने वाला है और ये कॉम्पिटिशन लेवल में भी ये चैप्टर बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे कॉम्पिटिशन में बनते हैं दोस्तों। हमारे साथ लास्ट तक जरूर बने रहेगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दोस्तों, यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। समझ में आया दोस्तों, ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी के भी चक्कर नहीं लगाते दोस्तों, ये न्यूक्लियस में एक ही स्थान पे पा जाते हैं। बट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन इनके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, कक्षाओं में अपने अपने ऑर्बिट में क्या करते रहते हैं दोस्तों, चक्कर लगाते रहते हैं। ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम का यहाँ पे स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया दोस्तों। ये क्या है, कार्बन का एटम है, जिसमें क्या हो, न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा भी गया है 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन। चलिए एटम में मैंने आपको एक और यहाँ पे लेके रखा है, जैसे इस प्रकार से होता है दोस्तों, वो है यहाँ पे बेसिक। यहाँ पे ये होता है एटम का सही स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट है, जो चारों ओर यहाँ पे क्या कर रहे हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं। और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है दोस्तों क्या है, न्यूक्लियस में है दोस्तों। कहाँ पे, न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन चारों ओर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं दोस्तों। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कभी भी चक्कर नहीं लगाते, ये हमेशा न्यूक्लियस में बने रहते हैं। कौन सी बल से दोस्तों, नाभिकीय बल से, यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स से यहाँ पे बने रहते हैं। ये कभी भी प्रोटॉन न्यूक्लियर्स चक्कर नहीं लगाते। चक्कर कौन लगाता है दोस्तों, ओनली इलेक्ट्रॉन ही चक्कर लगाते हैं दोस्तों। जी अपने अपने ऑर्बिट में क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ दोस्तों। यहाँ पर नोट पॉइंट कुछ दिए गए हैं एटम के बारे में। एटम शब्द का मतलब अविभाज्य होता है दोस्तों। एटम शब्द का मतलब क्या होता है, अविभाज्य। इस शब्द का नामकरण डाल्टन ने किया था। इस शब्द का नामकरण किसने किया था दोस्तों, इस शब्द का नामकरण सबसे पहले किसने किया था, डाल्टन। डाल्टन के एक साइंटिस्ट का नाम है दोस्तों
डाल्टन क्या है दोस्तों, एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने इसका सबसे पहले नामकरण किया था। अधिकतम तत्वों के परमाणु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। दोस्तों अधिकतम तत्वों के जो परमाणु पृथ्वी में क्या रहते हैं, मुक्त अवस्था में, फ्री घूमते रहते हैं, जो क्या होते हैं, अभिक्रियाशील होते हैं। अतः अधिकांश तत्वों के परमाणु प्रकृति में यौगिक के रूप में पाए जाते हैं, और अतः कुछ जो अधिकांश तत्वों के जो परमाणु है प्रकृति में क्या है दोस्तों, यौगिक के रूप में भी पाए जाते हैं। दोस्तों यौगिक क्या होता है, ये हम आपको आगे पढ़ाने वाले हैं, यौगिक क्या चीज होता है। और चैप्टर नंबर 2 में इसके बारे में मैंने डिटेल्स जानकारी भी दी है कि यौगिक क्या होते हैं दोस्तों। चलिए और यहाँ पर तीसरा पॉइंट समझ लेते हैं। परमाणुओं का आकार इतना सूक्ष्म होता है कि इन्हें नग्न आंखों से देखा ही नहीं जा सकता। दोस्तों इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि ये एनएम में नापे जाते हैं, नैनोमीटर में नापे जाते हैं, बहुत ही सूक्ष्म कण होते हैं, इसलिए हमें इसे नग्न आंखों से नहीं देख सकते। परमाणु क्या होते हैं दोस्तों, गोलाकार होते हैं। अतः परमाणुओं का आकार उसकी रेडियस मतलब त्रिज्या, उसकी त्रिज्या के आधार पर तय की जाती है। परमाणु का जो आकार है दोस्तों, उसकी त्रिज्या के आधार पर क्या किया जाता है, तय किया जाता है। परमाणु की त्रिज्या हमेशा नैनोमीटर में मापी जाती है, एनएम में मापी जाती है। यहाँ पे 1 मीटर बराबर होता है दोस्तों 10⁻9 nm। ये है कि 1 मीटर बराबर क्या हो गया, 10⁻9 nm होता है दोस्तों। अगर किसी एटम को अगर आप मीटर में नापेंगे तो दोस्तों उसकी वैल्यू आएगी 10⁻9 नैनोमीटर। चलिए इसके बारे में और भी अच्छे से जानकारी ले लेते हैं। किसी भी परमाणु में चाहे वो किसी का परमाणु क्यों ना हो, सभी में 3 अपरमाणु मतलब सब एटॉमिक कण पाए जाते हैं। दोस्तों वो किसी का भी परमाणु क्यों ना हो, उसमें सब एटॉमिक कण पाए जाते हैं। मैं आपको बता चुका हूं, प्रोटॉन पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन क्या होता है दोस्तों, यह धन आवेशित कण होते हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूं दोस्तों, यह कौन से कण होते हैं, धन आवेशित, जो परमाणु के नाभिक में रहता है। यह तत्व के सभी रासायनिक गुणधर्म प्रदर्शित करता है। दोस्तों यह क्या करते हैं, जो भी तत्व है उनके केमिकल प्रॉपर्टीज को यहाँ पे क्या कर सकते हैं दोस्तों, दर्शाते हैं, यानी कि बताते हैं। परमाणु में प्रोटॉन के घटने या बढ़ने से उसके रासायनिक गुणधर्म भी बदल जाते हैं। अगर परमाणु में अगर प्रोटॉनों की संख्या थोड़ी घटी या बढ़ी तो उसके जो केमिकल प्रॉपर्टीज है दोस्तों वो भी बदल जाएंगी। इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ लेते हैं। यह क्या होता है दोस्तों, ऋण आवेशित कण है। इलेक्ट्रॉन क्या है दोस्तों, ऋण आवेशित कण है, जो नाभिक के चारों ओर भिन्न भिन्न और निश्चित कक्षाओं का मतलब होता है दोस्तों ऑर्बिट में क्या लगाते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं, यानी कि चक्कर लगाते रहते हैं। दोस्तों ये है एटम, जिसके चारों ओर दोस्तों ये क्या होती है, यहाँ पे ऑर्बिट होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं दोस्तों, यहाँ पे चक्कर लगाते रहते हैं। अगले समझ लेते हैं अगली डेफिनेशन के बारे में। न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित बिना आवेशित कण होता है। दोस्तों ये क्या होता है, न्यूट्रल। यह दोस्तों न्यूट्रल होता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, जिस पर कोई भी आवेश नहीं होता है। दोस्तों क्या नहीं होता है, इस पर कोई भी आवेश नहीं होता, क्योंकि यह न्यूट्रल होता है। ये पिक्चर में आपको पहले ही दिखा चुका हूं। ये हो गए प्लस वालों को अपन लोग क्या बोलेंगे, प्रोटॉन, और माइनस वालों को क्या बोलेंगे दोस्तों, इलेक्ट्रॉन। जिस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, जो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन। ये दोस्तों हमने कार्बन एटम का एक चित्र लेकर रखा है। चलिए दोस्तों अगला टॉपिक्स पढ़ लेते हैं, मॉलिक्यूल्स यानी कि अणु क्या होते हैं। एक ही तत्व या भिन्न भिन्न के 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के समूह जो रासायनिक अभिक्रिया से एक दूसरे से बंधे होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, अणु कहते हैं। जैसे कि O2। अब दोस्तों O और O यहाँ पे क्या है, ये एक एटम है और ये क्या है दोस्तों, एक एटम है। जब हम एटम को आपस में क्या करते हैं दोस्तों, कंबाइन करते हैं, यानी कि बांधते, तो वो क्या बन जाता है, मॉलिक्यूल। क्या बन जाता है दोस्तों, अणु बन जाता है। देखिए दोस्तों इस डेफिनेशन से यहाँ पे क्लियर होता है कि भिन्न भिन्न यानी कि 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के समूह जो रासायनिक अभिक्रिया से एक दूसरे से क्या होते हैं दोस्तों, बंधे होते हैं, यानी कि इनको हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं आपस में, तो यहाँ पे क्या बन जाते हैं, मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, मॉलिक्यूल्स। जैसे कि दोस्तों H2 इसका एग्जाम्पल हो गया। H एक एटम है दोस्तों, एक एटम है, इसको जब हम जोड़ देंगे दोस्तों यहाँ पर तो क्या बन जाएगा, H2 बन जाएगा। तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स यानी कि अणु हो जाता है। अब अणु के प्रकार, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। अणुओं की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या के आधार पर अणुओं को निम्नलिखित भागों में विभक्त किया जा सकता है। जैसे कि होते दोस्तों एक परमाणु अणु, एक ही परमाणुओं से बनने वाले अणुओं को एक परमाणुक अणु कहते हैं। जैसे देखिए दोस्तों आर्गन, आर क्या है दोस्तों, सिर्फ एक ही परमाणु से मिलकर बना है, इसमें परमाणुओं की संख्या दोस्तों एक है। जैसे कि हीलियम, जैसे कि कार्बन, ये क्या है दोस्तों, एक परमाणुक अणु होते हैं। यहाँ पे क्या है दोस्तों, एक ही परमाणु से मिलकर बने हैं, इसलिए इसे बोलते हैं एक परमाणुक अणु। दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक पिक्चर लेके रखा है दोस्तों, आपके अच्छे से समझने के लिए, मॉलिक्यूल्स को अच्छे से समझने के लिए मैंने यहाँ पे क्या लेकर रखा है, एक पिक्चर।
देखिए दोस्तों यहाँ पे इसके वाटर को लेके रखा है, वाटर, मैं रुकना थोड़ा सा कलर चेंज कर लूं। दोस्तों यहाँ पे क्या है, वाटर H2O। अब देखना दोस्तों यहाँ पे O को मैंने एक लेकर रखा है और इसके दोनों तरफ क्या है दोस्तों, यहाँ पे बॉन्ड है HH। तो ये दोस्तों H2O क्या है दोस्तों, एक क्या है मॉलिक्यूल्स। H2O क्या है दोस्तों, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है। तो यहाँ पे जो O है दोस्तों एक एटम है और जो H भी एक एटम है और दोस्तों A भी क्या है, एक एटम है। अब जब हम तीनों को दोस्तों आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या बन जाता है, H2O, और H2O क्या हो जाता है दोस्तों, मॉलिक्यूल्स। इसी प्रकार से अमोनिया का एग्जाम्पल, मीथेन का एग्जाम्पल और दोस्तों यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल है। किसी क्या है, एक एटम है और यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड से O को जोड़ दिया और इस डबल बॉन्ड से O को जोड़ दिया, तो ये क्या बन जाता है, CO2, यानी कि ये क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल। क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल। तो साझा करते हैं, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपको यहाँ पे आपकी ही पसंद का कंटेंट मिलने वाला है दोस्तों। आप जैसा चाहेंगे वैसा हमसे पढ़ सकते हैं। आपके लिए आगे की क्लासों में एनिमेशन वाली वीडियो भी यहाँ पे आने वाली है कुछ। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, इस चीज के बारे में थोड़ा रिसर्च कर रहा हूँ कि कैसे एनिमेशन वीडियो आपको डालें, जिससे आपको सिर्फ वीडियो देखने में ही आपको सारी की सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। सिर्फ वीडियो देखने में ही आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो मैं इस पर बहुत ज्यादा वर्क करने वाला हूँ, एनिमेशन बना के आपको यहाँ पे डालने वाला हूँ दोस्तों। साथ में बने रहिएगा, आपके सपोर्ट का यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत होने वाली है। तो अगर आप अपना सपोर्ट देंगे तो दोस्तों आगे वाले वीडियो में आपको एनिमेशन वाली वीडियो भी देखने को मिल सकती हैं दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों अब पढ़ लेते हैं द्विपरमाणिक अणु क्या होते हैं। एक ही तत्व के दो परमाणुओं से मिलकर बनने वाले अणु को क्या बोलते हैं दोस्तों, द्विपरमाणिक अणु बोलते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन O2 हो गया और क्लोरीन Cl2 हो गया। इसमें क्या है दोस्तों, एक ही तत्व के दो परमाणु हैं, Cl एक परमाणु हो गया दोस्तों, Cl एक परमाणु हो गया। जब इनको अपन आपस में मिलाएंगे तो Cl2 हो गया। तो एक ही परमाणु से मिलने वाले अणु को द्विपरमाणिक अणु बोलते हैं। अब 3 में दोस्तों क्या होगा, 3 होंगे दोस्तों O3। ये क्या है, ओजोन, जो आपके एटमॉस्फेयर पे एक लेयर है जिसका नाम है ओजोन परत, जिस आपको ओजोन परत के नाम से भी जानते हैं। उसका फॉर्मूला होता है O3। दोस्तों इसमें 3 एटम मिलकर बने, ऑक्सीजन के 3 एटम क्या है दोस्तों, आपस में मिलकर बने हैं, इसलिए इसको बोल दिया है O3। बहुपरमाणिक अणु, 2 या 2 से अधिक परमाणु से मिलने वाले अणु को क्या बोलते हैं, हम बहुपरमाणिक अणु बोलते हैं। जैसे कि O3 हो गया, P4 हो गया, ये क्या है दोस्तों, बहुपरमाणिक अणु है। यौगिक क्या होते हैं दोस्तों, देखिए आपको एक डेफिनेशन भी आ गया, मैंने पहले बताया था आपको कि आगे पढ़ने वाला है आपको यौगिक। कंपोनेंट क्या होते हैं, अणु जो एक से मिलकर बने होते हैं, एक से अधिक से मिलकर बने होते हैं दोस्तों। यहाँ पे कुछ डिफॉल्ट हो गए, अणु जो एक से अधिक से मिलकर यहाँ पे बने होते हैं यौगिक कहलाते हैं। जैसे कि H2O। अब H2O में दोस्तों यहाँ पर H एक है, O एक है और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन यहाँ पे लगे हैं। तो ये क्या हो गया दोस्तों, कंपाउंड। दोस्तों क्या हो गया, यौगिक यानी कि कंपाउंड हो गया। तो ये क्या है, H2O। क्यों में दोस्तों, इसमें एक से अधिक यहाँ पे अणु आपस में मिलकर बने हैं, तो इसको क्या बोल देंगे हम, यौगिक यानी कि कंपाउंड बोल देंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। तो अगली स्लाइड में दोस्तों हम आ गए हैं कुछ रासायनिक संयोग के नियम। लवाजे, प्राउड्स और जॉन डाल्टन तथा कुछ अन्य साइंटिस्ट द्वारा किए गए प्रयोगों के फलस्वरूप पदार्थ के संगठन और रासायनिक अभिक्रियाओं के संबंध में कुछ नियमों का क्या किया, इन्होंने प्रतिपादन हुआ। कुछ नियमों का यहाँ पे प्रतिपादन किया गया। तो वो कौन कौन से नियम थे दोस्तों, अच्छे से समझ लेते कि कौन कौन से नियम इन्होंने दिए थे। तो तत्वों के संयोग से यौगिक के बनने की प्रोसेस कुछ निश्चित नियमों के अनुसार होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं। रासायनिक संयोग के दोस्तों यहाँ पे क्या है, 2 नियम दिए गए हैं। चलिए पहला नियम यहाँ पर दिया गया है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या है, इस नियम का प्रतिपादन 1774 में लवाजे ने किया। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना ही तो क्या होता है दोस्तों, सृजन होता है, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ का कुल द्रव्यमान क्या होता है दोस्तों, अपरिवर्तित रहता है। कि रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप पदार्थ का यहाँ पे कुल द्रव्यमान क्या होता है दोस्तों, अपरिवर्तित, मतलब उसका कोई द्रव्यमान कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। इसी का मतलब होता है, मतलब द्रव्यमान संरक्षण का नियम कि दोस्तों द्रव्यमान हमेशा क्या रहेगा दोस्तों, संरक्षण रहेगा। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है समझने के लिए, आपके लिए एक एग्जाम्पल लिया गया है। यहाँ पे आपने क्या किया है, 2 ग्राम यहाँ पे क्या किया है दोस्तों, H2 को लेकर रखा है और 16 ग्राम आपने यहाँ पे O2 को लेकर रखा है। जब आप इसमें इसकी रिएक्शन कराएंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पे 18 ग्राम H2O मिलेगी। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन का यहाँ पे रूल्स लग रहा है द्रव्यमान संरक्षण, कि आपका द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर आप इन दोनों को मिला के बनाएंगे तो यहाँ पे ना घटेगा ना बढ़ेगा, आपको यहाँ पे आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन का रूल्स लगेगा और आपका द्रव्यमान क्या रहेगा दोस्तों, सुरक्षित रहेगा।
संरक्षण रहेगा, ना वहां पे कोई चीज कमी होगी ना कोई चीज बढ़ेगी। तो यहाँ पे ये हो जाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दोस्तों चलिए इसको अच्छे से समझ लेते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या चीज है। जैसे दोस्तों आपने यहाँ पे मीथेन लेके रखा है CH4, और यहाँ पर दो आपने लेके रहे, 2 एटम क्या लेके, ऑक्सीजन के यहाँ पे तो आपने यहाँ पे 16 ग्राम लेके रखा है मीथेन और 32 ग्राम ऑक्सीजन। अब 2 यहाँ पे लगे तो आप 2 का जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 16 और 32 तो हो जाएंगे कितने दोस्तों, 80 ग्राम। तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है दोस्तों यहाँ पे 44 ग्राम, और 2 × 18 जब गुणा करेंगे तो इन दोनों को मिला के क्या बन जाएगा, 80 ग्राम। दोस्तों जब आप इन दोनों की मीथेन प्लस ऑक्सीजन की यहाँ पर आप क्या करा देते थे, रिएक्शन, तो आपको CO2 प्लस H2O यहाँ पे मिलने वाली है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आप जितने ग्राम आप यहाँ पे लेने वाले हैं उतना ही ग्राम आपको यहाँ पे अभी मिलेगा। तो यहाँ पे लग जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन। क्या लग जाता है, कौन सा रूल्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। आशा करते हैं आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन अच्छे से समझ में आ गया हो। दोस्तों इसमें कुछ नहीं है, इसमें आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखना है कि आपका मास है, जो द्रव्यमान है क्या रहेगा, कंजर्वेशन रहेगा। कंजर्वेशन मतलब संरक्षण रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। अगला नियम है दोस्तों निश्चित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। दोस्तों ये निश्चित अनुपात का नियम, इस नियम का प्रतिपादन प्राउस्ट ने किया था। दोस्तों इस नियम का प्रतिपादन किसने किया था, प्राउस्ट। इस नियम के अनुसार किसी भी यौगिक में तत्व क्या होते हैं, सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान रहते हैं। कि जो तत्व है दोस्तों क्या होते हैं, एक निश्चित अनुपात, निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में क्या रहते हैं, विद्यमान होते हैं। इसे अच्छे से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। कोई यौगिक चाहे किसी भी प्रांत, देश, महादेश, यहाँ पे क्या होने वाला है, देश, महादेश अथवा किसी भी भाग का क्यों ना हो, यौगिकों इन तत्वों का अनुपात स्थित होता है, चाहे इसे किसी भी स्थान से प्राप्त किया जाए या किसी ने भी इसे बनाया हो। उदाहरण के लिए हमने पृथ्वी से जल का नमूना लिया और देखा कि इसमें हाइड्रोजन 1:8 के अनुपात में यहाँ पर होता है। यदि हम चांद पर मिले जल के नमूने भी देखेंगे तो दोस्तों वहां पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात 1:8 यहाँ पे 8 ही आएगा। तो ये होता है निश्चित अनुपात का नियम कि आप दुनिया में कहीं पे भी चले जाएं, इनका अनुपात हमेशा निश्चित ही रहेगा, इनका रेशियो हमेशा निश्चित ही होने वाला। इसलिए इसका नाम है निश्चित अनुपात का नियम कि इनका द्रव्यमान क्या रहेगा दोस्तों, हमेशा निश्चित अनुपात में ही रहेगा, ये कभी चेंज होने वाली नहीं है। इसलिए इसे बोलते हैं निश्चित अनुपात का नियम। आशा करते हैं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा निश्चित अनुपात का नियम क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे डायग्राम से मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने वाला हूँ लॉ ऑफ डिफाइंड प्रोपोर्शन। दोस्तों यहाँ पे इसको डिफाइंड प्रोपोर्शंस भी बोलते हैं। दोस्तों इसका दूसरा नाम है, यहाँ पे आपने क्या रखे, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन के 2 एटम लेके रखे हैं और 1 एटम लेके रखा है आपने किसका, ऑक्सीजन का। दोस्तों यहाँ पे 1 यूनिट ऑफ वाटर H2O बन गई है, जिसमें आपके जो 2 एटम क्या है दोस्तों, हाइड्रोजन के हैं। किसके हैं, हाइड्रोजन के। और यहाँ पे 1 एटम किसका है, ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे क्या हो जाता है दोस्तों, निश्चित अनुपात का नियम कि उसका द्रव्यमान हमेशा क्या होगा दोस्तों, निश्चित रहेगा, कभी भी यहाँ पे चेंज नहीं होगा। चाहे आप वर्ल्ड में या चांद पर ही क्यों ना चले जाएं, आपका यहाँ पे द्रव्यमान निश्चित ही रहने वाला है। यहाँ पे मास क्या होगा दोस्तों, निश्चित ही रहने वाला, कभी चेंज नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पे थैंक यू, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों, क्योंकि आपको यहाँ पे कंटेंट बहुत ही तगड़ा यहाँ पे मिलने वाला है दोस्तों। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।